साल था 1964। इस साल के लास्ट के कुछ महीनों में अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पता चलता है कि चाइना न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, और वो भी किसी को बिना बताए। अब ये जानने के बाद पूरा अमेरिका और उनकी खुफिया एजेंसी का सिस्टम हिल गया। इसके बाद अमेरिका ने चीन के दुश्मन देश इंडिया को चुना और हमारे यहाँ एक ऊंचे पर्वत नंदा देवी के ऊपर चीन पर नजर रखने का सुझाव बनाया। लेकिन इतनी ऊंचाई पर जिस यंत्र को फिट किया जाना था, उसे कंट्रोल करने के लिए एक न्यूक्लियर डिवाइस की जरूरत पड़नी थी। लेकिन जैसे तैसे कर कुछ पर्वतारोही मिलकर उस डिवाइस को ऊपर तो ले जाते हैं, लेकिन ऊपर ले जाकर वह उसे गंवा बैठते हैं और बहुत मशक्कत करने के बाद भी उन्हें वो डिवाइस मिला ही नहीं। इन लोगों को ये बात बहुत नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अमेरिकी एजेंसी ने बताया कि अगर वो डिवाइस खिसक कर नीचे बह रही गंगा नदी में चल गया तो चंद मिनटों में पूरा भारत तबाह हो जाएगा। इसके आगे क्या हुआ वो तो जानते हैं, लेकिन मैं हूं मिस्टर इनसाइडर। शुरू करते हैं वीडियो को। ये बात है 1965 के फरवरी महीने की, जब भारत के कुछ माउंटेनियर्स जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के माहिर होते हैं, उन्हें माउंट एवरेस्ट को फतेह करने जाना था। इस बार उनकी ये चौथी कोशिश थी और शायद आखिरी, क्योंकि पिछली 3 बार जब वो चोटी के करीब थे तो वहां बर्फीली हवाओं ने उन्हें धक्का देकर नीचे धकेल दिया। लेकिन इस बार टीम को लीड करे कैप्टन मोहन सिंह कोहली, जो कि इससे पहले इंडियन नेवी में एक बड़े ऑफिसर भी रह चुके थे। देखो, इस साल फरवरी के महीने में हल्की फुल्की ठंड थी और यह समय माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए बिल्कुल सही था। कैप्टन कोहली अपनी टीम को लेकर नेपाल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। नेपाल जाने से ठीक 2 दिन पहले कैप्टन कोहली के पास एक बैरी बिशप नाम का आदमी आता है। कैप्टन कोहली से मिलकर उन्हें अपनी पहचान बताते हुए वो कहते हैं कि सर, मैं खुद 1963 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली अमेरिकी टीम का एक हिस्सा रह चुका हूँ। फिलहाल अभी मैं नेशनल जियोग्राफी चैनल के लिए फोटो एडिटर का काम कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीछे से ऑर्डर आया है कि आप इस मिशन को यहीं पर रोककर मेरे साथ जीमो ग्लेशियर चले। दरअसल ये ग्लेशियर सिक्किम में पड़ता है और ये कंचनजंगा के बेस पर लोकेटेड है। लेकिन वहीं कैप्टन कोहली ये सोच रहे थे कि आखिर ये अनजान बंदा क्या कह रहा है और मैं इससे पहले कभी मिला ही नहीं, तो फिर मैं इसकी बात कैसे मानूं। कैप्टन कोहली उस समय के इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड को एक लेटर लिख देते हैं और उसमें वो बताते हैं कि एक व्यक्ति बैरी बिशप करके मेरे पास आया है और उसने जो भी कैप्टन कोहली को बताया था वो लेटर में लिख देते हैं। लेकिन आगे से इंटेलिजेंस ब्यूरो इस लेटर के जवाब में बहुत देरी कर देती है। दूसरी तरफ कैप्टन कोहली अपनी टीम के साथ नेपाल के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में आता है एक ट्विस्ट। दरअसल बैरी बिशप को कैप्टन कोहली से मिलने के लिए आईबी के हेड भोलानाथ मालिक ने ही भेजा था। आखिर क्यों अमेरिका और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी मिलकर काम कर रही थी, इसके पीछे की एक वजह थी चाइना। साल 1964 में चाइना ने आखिरकार पहली बार अपना सफलतापूर्वक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया। अब यह बात जानने के बाद अमेरिका की टांगें कांपने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। अमेरिका सोवियत संघ पर अपनी सैटेलाइट चेन से नजर रख रहा था, लेकिन चाइना के ऊपर उसका नजर रखने का कोई भी माध्यम नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऊंची पहाड़ी पर कुछ ऐसा डिवाइस लगाया जाए जिसकी मदद से ये लोग चीन पर और उसमें चल रही गतिविधियों पर पूरी नजर बनाए रखें। उसके लिए उन्हें भारत सबसे सही जगह मिली। इसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी और भारतीय खुफिया एजेंसी ने मिलकर इस चीज के ऊपर बात, और बाद में बहुत सारी पहाड़ियों को देखने के बाद कंचनजंगा भारत में मौजूद एक पहाड़ी को चुना गया और कहा कि अगर हम इसके टॉप पर उस डिवाइस को लगा दें तो काफी सही रहेगा। इंडिया अमेरिका की मदद इस वजह से कर रहा था क्योंकि इंडिया के उस समय चाइना के साथ रिलेशन बहुत खराब थे। फिर अमेरिका ने ही बैरी बिशप को भारत भेजा था, लेकिन कैप्टन कोहली ने बिशप की बात को सीरियस ही नहीं लिया और वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए निकल पड़े। यहाँ तक कि बैरी बिशप और अमेरिका ने कैप्टन कोहली की वापसी तक 3 महीने तक इंतजार भी किया। जब 20 मई 1965 को कैप्टन कोहली भारत की तरफ से पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का तिरंगा लहराकर वापस आ रहे थे। फिर से अमेरिका ने कैप्टन कोहली को अप्रोच किया क्योंकि उस वक्त अमेरिका को उनसे बेहतर और उस पहाड़ियों की जानकारी रखने वाला कोई भारतीय मिल नहीं रहा था। अब इन सब चीजों के 1 महीने बाद कैप्टन कोहली और उनकी टीम जहाज में बैठकर दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के बड़े बड़े ऑफिसर इन सभी का स्वागत करते हैं
लेकिन इन्हीं फूल माला और बैंड बाजों के बीच कैप्टन कोहली के पास एक आदमी आता है और कान में धीरे से कहता है कि प्लेन के पीछे एक खास आदमी आपका इंतजार कर रहा है। ये बात सुनने के बाद कैप्टन जब अपने साथियों के साथ जहाज के पीछे गए तो वहां पर रो के फाउंडर आरएन काओ खड़े थे, जिन्हें देखने के बाद कोहली पूरी तरह से हैरान थे। अभी उन्हें ज्यादा बातचीत करने का मौका भी नहीं मिला था कि तभी काओ कोहली को बताते हैं कि उन्हें अपनी टीम के साथ अमेरिका जाना होगा। अब क्योंकि कैप्टन कोहली की ये ड्यूटी थी तो उन्हें इस ऑर्डर का भी पालन करना जरूरी था। लेकिन यहाँ पर कोहली मिस्टर काओ को बताते हैं कि उनके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो फिर वे अमेरिका कैसे जा पाएंगे। लेकिन काओ सामने से कोहली को कहते हैं कि जिन जिन के पास पासपोर्ट नहीं है उनके पासपोर्ट तैयार हो चुके हैं। इसके बाद कैप्टन कोहली उनसे 2-3 दिन का टाइम मांगते हैं और उन्हें यह टाइम मिल जाता है। लेकिन अगले ही दिन काओ कोहली को एक मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। इसके बाद अगले दिन मिस्टर काओ तसल्ली से कैप्टन कोहली को पूरे मांजरे के बारे में समझाते हैं। इसके बाद भारत की यह टीम एक स्पेशल प्लेन से अमेरिका की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन इन्हें यहाँ पर सिर्फ यही बताया जाता है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी और अमेरिका ने मिलकर एक मिशन तैयार किया है जिसके तहत कंचनजंगा की पीक पर किसी चीज को बस छोड़ कर आना है, और इसके चलते वो अमेरिका भी पहुंच जाते हैं। अमेरिका पहुंचते ही भारत से आई टीम को अलास्का के एयरफोर्स बेस पर ले जाया जाता है। यहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ने की ड्रिल्स पूरी की जाती है। यहाँ पर कैप्टन कोहली को पता चलता है कि अमेरिकी टीम को एक व्यक्ति लीड कर रहा है जिसका नाम है बैरी बिशप। अलास्का में पूरी ट्रेनिंग और मीटिंग के बाद भारत आ जाती है कैप्टन कोहली की पूरी टीम। इसके बाद कैप्टन कोहली को पता चलता है कि जिस चीज को उन लोगों ने 8,569 फीट की ऊंचाई तक लेकर जाना है उसका वजन 57 किलो है। तो उनके मुंह से ये बात निकलती है कि ये तो मिशन नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर 57 किलो का था एक थर्मा न्यूक्लियर जनरेटर, इसके साथ साथ 8 से 10 फीट का एक हाई एंटीना, 2 ट्रांस रिसीवर और इसके साथ एक लिसनिंग डिवाइस था जो कि दूर चीन से आ रही तरंगों को कैच करने के लिए था। कैप्टन कोहली ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना वजन लेकर इतने ऊंचे माउंटेन पर आखिर चढ़ा कैसे जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान को अपने वजन से सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है। ये तो फिर भी 57 किलो ऊपर से होगा। इसके बाद कैप्टन कोहली ने बड़े ऑफिसर को यह सभी बात बताई। इसके ऊपर विचार किया गया और कंचनजंगा की चढ़ाई बहुत मुश्किल है। इस वजह से उन्होंने सोचा कि पहाड़ को चेंज किया जाए। बहुत सोच विचार के बाद नंदा देवी पर्वत की चोटी पर इस डिवाइस को लगाने का प्लान बनाया गया। इसके बाद इस मिशन के लिए पूरी तैयारी की गई। आखिरकार 24 सितंबर 1965 के दिन नंदा देवी बेस कैंप से कैप्टन कोहली की टीम और CIA के कुछ अधिकारी, इसके साथ कुछ शेरपा। देखिए, शेरपा वो लोग होते हैं जो कि पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं और उतर सकते हैं। अब यहाँ पर कैप्टन कोहली इस पूरी टीम के लीडर थे। अमेरिकन्स उनको फॉलो कर रहे थे। उनके साथ साथ जो शेरपा लोग थे उन्हें वह न्यूक्लियर डिवाइस, एंटीना, ट्रांस रिसीवर वगैरह पकड़ा रहे थे। हर एक शेरपा के सीने पर एक सफेद बैच लगा हुआ था और उन्हें कहा गया कि अगर ये बैच अपना रंग बदलने लगे तो समझ आना कि न्यूक्लियर डिवाइस से लीक करने लगा है। इसके बाद 25 दिनों तक लगातार इन लोगों ने नंदा देवी के ऊपर चढ़ाई करी। हालांकि अभी भी ये लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। फिर 18 अक्टूबर के दिन एक ऐसा बर्फीला तूफान आया जिसके चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। टेम्परेचर हद से ज्यादा नीचे गिर गया। ठंड इतनी ज्यादा कि इंसान जम जाए। हालांकि जहां तक कैप्टन कोहली और उनकी टीम पहुंच चुकी थी वहां से मंजिल दूर तो नहीं थी, लेकिन कैप्टन कोहली बताते हैं कि वहां पर कुछ घंटे भी रहना हमारे लिए जान गंवाने जैसा था। इस बात को समझते हुए कैप्टन कोहली और उनकी टीम ने सलाह की और इसके बाद इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ से वापस लौटना ही सही होगा। लेकिन वहां से लौटने से पहले कैप्टन कोहली के दिमाग में एक और आइडिया है, क्यों ना हम इस पूरे डिवाइस को और 57 किलो के इस जनरेटर को यहीं कहीं पर छुपा दें, क्योंकि यहाँ से नंदा देवी की चोटी सिर्फ 300 मीटर ही दूर थी। अगर हम इसको वापस ले गए तो फिर दोबारा से मुश्किल के साथ ऊपर लाना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद सभी ने कैप्टन की बात से सहमति जुटाई, जिसके बाद कैप्टन ने शेरपाओं की मदद से पहाड़ के बीच कोई गुफा टाइप ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसी गुफा मिल भी गई जहां पर पूरा सामान फिट आ जाए। इसके बाद इन लोगों ने जिस जगह पर न्यूक्लियर डिवाइस को छोड़ा था वहां पर कुछ निशानी को लगा दिया। इसी के साथ वह सभी लोग नीचे आ गए।
लेकिन उन्हें अगले महीने भी नंदा देवी पर वापस जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि नवंबर में तो नीचे ही इतनी सर्दी होती है, ऊपर तो ठंड बहुत ज्यादा होगी। इसलिए इस टीम को 4 महीने सर्दी की वजह से रुकना पड़ा और इसके बाद समय आता है अप्रैल महीने का। मगर उस समय बर्फ का पिघलना शुरू होता है और ये महीना भी नंदा देवी पर जाने के लिए बिल्कुल सही नहीं था। अब देखते ही देखते मई का महीना आता है। अब मौसम थोड़ा परफेक्ट हो रहा था पहाड़ पर चढ़ने के लिए, इसीलिए अब एक बार फिर से पूरी टीम तैयार होती है, क्योंकि इस बार मौसम साफ था, इनके पास कोई वजनीय चीज भी नहीं थी। इसीलिए टीम इस बार पिछली बार से काफी कम दिनों में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां इन लोगों ने अपने सामान को छोड़ा था। कैप्टन कोहली जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं जहां इन लोगों ने सामान छोड़ा था, वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस गुफा में इन लोगों ने सामान रखा था, जो निशानियां इन्होंने लगाई थी, उसका नामो निशान ही नहीं था। ये जगह ही कोई नई जगह लग रही थी। इस दृश्य को देखकर एक बात तो साफ थी कि या तो ज्यादा बर्फबारी के कारण वो डिवाइस बर्फ के नीचे कहीं दब गया, या तो बर्फ के पिघलने के कारण वो इस जगह से खिसक कर नीचे की तरफ आ गया। ये खबर जब दिल्ली पहुंचती है तो आईबी अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमेरिका में भी यही हाल था। अमेरिका को सबसे पहले डर ये था कि उसे जनरेटर का डिजाइन बहुत सीक्रेट था, और दूसरा उसे कंट्रोल करने के लिए जिस न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल किए जाने वाला था, वो अगर किसी नदी में मिल जाए और वो नदी का पानी किसी घर में जाए तो यहाँ पर सभी लोगों की मौत होना तय है। ऊपर से नंदा देवी के पास भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी मौजूद है। अगले 2 महीनों तक आईबी और सीआई ने इस न्यूक्लियर डिवाइस को ढूंढने के लिए कई सारे सर्च ऑपरेशन चलाए, लेकिन डिवाइस नहीं मिला। बाद में बाहर की और भी एजेंसी यहाँ पर आई, नंदा देवी की पहाड़ी पर ऊपर गई, लेकिन किसी को डिवाइस नहीं मिला, और आज तक वो डिवाइस कहां पर है किसी को कुछ भी नहीं पता। और लाखों करोड़ों लोगों की जान को इस डिवाइस की वजह से खतरा है, क्योंकि बताया जाता है कि उस डिवाइस की उम्र तकरीबन 100 साल के करीब है। यानी कि अगर ये बात 1965 की है तो उस डिवाइस को एक्सपायर होने में 40 साल का समय और लग जाएगा। इस बीच भगवान ना करे कि अगर वो नीचे बह रही गंगा नदी में डिवाइस चला गया तो भारत में बहुत बड़ी न्यूक्लियर ट्रेजेडी हो सकती है। आखिर में बस यही बताना चाहूंगा कि आईबी और सीआई ने मिलकर इस डिवाइस को ढूंढने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन इसी के साथ एक बार फिर से फेल होने के बाद आखिरकार नंदा देवी की चोटी पर एक डिवाइस को लगाया गया। लेकिन 4 महीने काम करने के बाद कुछ खराबी आ गई, जिसके चलते वो बंद हो गया। लेकिन इस बार भारत की अमेरिका से ये मांग थी कि वह किसी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल ना करे, बल्कि सोलर डिवाइस का उपयोग करे। नंदा देवी बहुत पूजनीय पहाड़ है। उसकी पूजा करने वाले लोग कहते हैं कि वो डिवाइस कभी किसी के सामने नहीं आएगा, क्योंकि इस पहाड़ी ने उस खतरे को अपने अंदर ही समा लिया।